नमस्कार, वंशो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक काल और आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के उपरांत आधुनिक काल का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विशेष योगदान रहा। यह काल खड़ी बोली, ब्रज भाषा, गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से 1923 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम दिए। मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया। आधुनिक काल में काव्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जनजीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक काल में विभिन्न काव्य धाराओं का विकास हुआ। गद्य पद्य विधाओं का विकास हुआ। खड़ी बोली का काव्य में प्रयोग हुआ। राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई। प्रकृति चित्रण, नारी गौरव की प्रतिष्ठा, नवीन जनवादी विचारधाराएं, बुद्धि तत्व की प्रधानता, नवयुग चेतना आदि आधुनिक काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक काल की काव्य धाराएं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। इस युग की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रधानता रही। अधिकतर साहित्यकारों ने अपने काव्य में राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि राष्ट्रवादी साहित्यकारों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं की। भारतेंदु युग की समाप्ति के पश्चात द्विवेदी युग आया। 1900 से 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग में समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हुई। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावादी कवि मूलतः प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष के प्रेरक शक्ति के रूप में छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ साहित्यकार हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने सामाजिक विषमता और शोषण की प्रवृत्ति को काव्य का विषय बनाया। प्रगतिवादी कवि सामाजिक समानता लाना चाहते हैं। वर्ग रहित, समता मूलक, शोषण रहित समाज की स्थापना इनका मूल उद्देश्य था। प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी तक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। प्रयोगवादी कवि नए नए प्रयोग करने की ओर उन्मुख रहे, नए उपमानों का प्रयोग अपने काव्य में किया। प्रयोगवादी साहित्यकार व्यक्ति चेतना को केंद्र में रखकर काव्य रचना करते थे। व्यक्ति की निराशा, कुंठा, दुख, पीड़ा आदि संवेदनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। प्रयोगवाद के बाद नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी तक इसकी समय सीमा। नई कविता में बुद्धि तत्व की प्रधानता रही। इसमें जीवन को न तो एकांकी रूप में देखा गया और न ही गहन रूप में, बल्कि उसे समग्र रूप में देखा गया। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को एक सहज और उदार मानवीय भूमि पर ग्रहण किया गया। इस प्रकार आधुनिक काल की कविता में विभिन्न काव्य धाराएं पल्लवित हुई। आधुनिक काल में पद्य के अतिरिक्त अनेक गद्य विधाओं का भी विकास हुआ, जैसे निबंध, एकांकी, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, जीवनी इत्यादि। निबंध गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय या वस्तु के संबंध में
अपने निजी विचारों का प्रतिपादन साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट को माना जाता है। नाटक रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखित गद्य या गद्य पद्यमय मिश्रित रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी द्वारा नहुस नाटक को स्वीकार किया गया है। कहानी हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, जिसके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी जी। रेखा चित्र जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र का जनक पदम सिंह चौहान को माना जाता है। उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक कथा साहित्य के रूप में हुआ था, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि के तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वास्तविक, कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य कहते हैं। रिपोर्टाज यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिस रचना में वर्णीय विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि हृदय के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लिखने की परंपरा सिद्धांत सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से शुरू हुई। जीवनी किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विवरण क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाना ही जीवनी कहलाता है। खड़ी बोली का काव्य में प्रयोग आधुनिक काल की अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई, जैसे गंग कवि ने खड़ी बोली में चंद छंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। रीतिकाल तक ब्रज भाषा ही काव्य की भाषा थी जिसका बोलचाल भारतेदु काल तक रहा, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली में काव्य की रचना प्रारंभ हुई। खड़ी बोली प्रारंभ में बड़ी नीरस व कठोर थी, किंतु छायावादी कवियों ने इसे सरस व माधुर्यता प्रदान किया, जैसे ब्रजभाषा में मधुरता थी। प्रसाद, पंत, निराला जैसे कवियों ने खड़ी बोली को सरस बना दिया। बाद में प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता के कवियों ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की। खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं सदा सुखलाल द्वारा रचित सुखसागर, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र द्वारा रचित नचिकेतोपाख्यान आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं हैं। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं आधुनिक काल के कवियों ने भारतीयता व देश प्रेम की अलग जगाई। देश प्रेम, राष्ट्रीयता एवं भारत की गौरव गाथा को काव्य का विषय बनाया। भारतेंदु ने देश प्रेम की कविता लिखी और साथ ही अंग्रेजों का विरोध भी किया, जो इस पंक्ति में व्यक्त है। आवहूँ सब रोवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की दुर्दशा के विषय में इस पंक्ति के द्वारा चित्रण किया गया है कि जब हमारा देश गुलाम था तो भारतीयों की दशा बहुत खराब थी, इसलिए भारतीयों की दुर्दशा को देखते हुए इस पंक्ति को लिखा गया था ताकि भारतीयों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का चित्रण भी निम्न पंक्तियों में किया गया है। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण जब हो रहा था तो उसका चित्रण है इसमें। इसी प्रकार द्विवेदी युग के कवियों ने देश प्रेम को कविता का विषय बनाया। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां देखिए, भारत भारती से लिया गया है। हम कौन थे, क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर कि ये समस्याएं सभी। छायावादी युग में प्रसाद जी ने भारत की अतीत गौरव का चित्रण अपने नाटकों व काव्य ग्रंथों में किया। अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा।
प्रकृति चित्रण। आधुनिक काल में प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया गया। भारतेंदु युग में यह प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी। भारतेंदु जी की एक पंक्ति देखिए। यमुना किनारे खड़े तमाल वृक्ष की शोभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है इस पंक्ति में। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके फूल सौ जल पर्शन हित मन मनहु सुहाए। छायावादी कवि तो प्रकृति सौंदर्य के ही कवि हैं। स्मितरंजन पंत और जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का मनोरम चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं। पंत जी ने आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है और प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण तो विविध रूपों में किया है, साथ ही मानवीयकरण किया है प्रकृति का। निम्न पंक्तियों में देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में प्रसाद जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। पंत जी ने प्रकृति के प्रति मोह त्याग नहीं पाते हैं और नारी सौंदर्य से भी सुंदर उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। निम्न पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रकृति सौंदर्य को प्रदर्शित किया है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस प्रकार आधुनिक काल के कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर और मनोरम दृष्टि से किया है। नवीन जनवादी विचारधारा। आधुनिक काल की रचनाओं में प्राचीन विषयों को त्याग कर नवीन जनवादी विचारधारा को काव्य का विषय बनाया गया। प्राचीन उपमानों का त्याग कर नए उपमानों का प्रयोग किया गया, जैसे हरी घास, बाजरे की कलगी आदि नवीन उपमान नायिका के सौंदर्य चित्रण में किया जाने लगा। कविता को प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के वातावरण से निकालकर जन समस्याओं को काव्य में स्थान दिया गया। सामाजिक कुरीतियों, विधवा विवाह, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि समस्याओं को उजागर किया गया। साथ ही शोषण, अत्याचार पर प्रकाश डाला गया। इसका एक उदाहरण देखिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदहन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। इस पंक्ति में अंग्रेजों की सुख सुविधाओं का वर्णन किया गया है कि अंग्रेज हमारे देश में आकर सुख सुविधाओं का भोग विलास कर रहे हैं और हमारे देश के धन को विदेश ले जा रहे हैं। इस पर व्यंग किया गया है। पूंजीपतियों पर भी व्यंग किया गया है। आधुनिक समय में पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है और किसान मजदूर होते जा रहे हैं। वर्ग चेतना का एक उदाहरण। खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। नारी गौरव की प्रतिष्ठा। आधुनिक काल में कवियों ने नारी गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने का भरसक प्रयास किया है। नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार नारी दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, साहस की मूर्ति है। प्रसाद जी नारी की प्रशंसा में लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। छायावादी रचनाकारों ने नारी के प्रेम को पवित्र व पावन गंगा के समान पवित्र माना और निम्न पंक्तियां लिखे। अभी तक तो पावन प्रेम कहलाया नहीं पापाचार, कोई मुझको आज यह मदिरा, हाय गंगा जल की धार। पंत जी ने स्पष्ट किया है कि नारी भोग विलास की वस्तु नहीं बल्कि जीवन व समाज का अभिन्न अंग है। पंत जी लिखते हैं कि योनि नहीं है ये नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित है। इस प्रकार आधुनिक काल के कवियों ने नारी की प्रतिष्ठा और उसके गौरवगान में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां लिखी जिससे नारी को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास। बुद्धि प्रधान विचारधाराएं। आधुनिक काल की कविताएं हृदय प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता काव्य में प्रमुखता से पाई जाती है। मानवतावाद को सर्वोपरि समझा जाने लगा तथा नैतिकता की नई व्याख्या की जाने लगी। मानवतावाद अर्थात मानव की विचारों व भावों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उनकी पीड़ा, उनकी संवेदनाओं को काव्य का विषय बनाया गया। उनके नैतिक मूल्यों की व्याख्या की गई ताकि वर्तमान समाज में नैतिकता का विकास हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए मानव में अच्छे गुणों का होना आवश्यक होता है। अतः आधुनिक साहित्यकार इन्हीं मानव मूल्यों को अपने काव्य का विषय बना।
नवयुग चेतना। हिंदी नवजागरण एक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में विकसित हुआ। इस युग में भारतीय समाज में नए विचारधाराओं का विकास हुआ। नवजागरण के कारण भारतीय समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा जैसे मुद्दों पर विचार व सुधार का कार्य किया गया। अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज आदि। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का अंत करना था। इन संस्थाओं का कार्य तथा जन चेतना जागृत करना था। इस प्रकार आधुनिक काल में विभिन्न काव्य धाराएं विकसित व पल्लवित होकर आधुनिक साहित्य को सरस बनाया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए।